नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। संसद के बजट सत्र का तीसरा दिन। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू। महिला सांसद हिना गावित ने की चर्चा की शुरुआत। राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने साधा नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना। कहा, क्या उत्तर और दक्षिण को बांटना चाहते हैं? चंपई सोरेन बने झारखंड के नए मुख्यमंत्री। राज्यपाल ने देर रात सरकार गठन का दिया था न्योता। 10 दिन में साबित करना होगा बहुमत। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी। यूसीसी समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी रिपोर्ट। कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में लगेगी मुहर। सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झटका। सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका में दखल देने का किया इनकार। हाई कोर्ट से जल्द सुनवाई को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। देश की पहली परिवहन संपर्क प्रदर्शनी का दिल्ली में आज हो रहा आयोजन। और विशाखापत्तनम टेस्ट में टॉस जीतने के बाद भारत की सधी शुरुआत। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने की भारतीय पारी की शुरुआत। भारत ने 2 विकेट लिए। और अब ले लेते हैं समाचारों को विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, लंबे समय से हमें इस ड्राफ्ट का इंतजार था। आज हमें ड्राफ्ट मिल गया है। हमने उत्तराखंड की जनता से वादा किया था कि नई सरकार के गठन के बाद हम समान नागरिक संहिता के लिए कानून बनाएंगे। इस ड्राफ्ट का परीक्षण करने के बाद जो भी जरूरी औपचारिकताएं हैं उन्हें पूरा कर ड्राफ्ट को विधानसभा में पेश कर विधेयक लाएंगे। और सीधे आपको लोकसभा की कार्यवाही में ले चलेंगे, लेकिन हम बता देते हैं संसद में बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। आज लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत महिला सांसद हिना गावित ने की। आज जमीन से लेके आसमान तक हर क्षेत्र में महिलाएं अपना झंडा लहरा रही है। यदि हम पॉलिटिकल बात करें तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया और आने वाले समय में महिलाओं का योगदान, विमेन लेड डेवलपमेंट, इस प्रिंसिपल के आधार पर यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने ये बिल लाया हुआ था और जिसके कारण आने वाले समय में इस सदन में हमें 33% महिला सांसद इस सदन में हमें दिखेगी। यह सभी कदम जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने उठाए हैं, ये कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा महिला थी, हमेशा वो महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी महिलाओं के लिए इस तरह नहीं सोचा। बजट सत्र के तीसरे दिन स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने टेली कंसल्टेंसी को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि बताया। लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि टेली कंसल्टेंसी से देश के हर तबके को लाभ मिला है। जहां एक और मरीज के समय और पैसे की बचत होती है, तो वहीं मरीज के साथ जाने वाले तीमारदार को भी लाभ मिलता है। हेल्थ एक्सेसिबल हो, हेल्थ एफोर्डेबल हो, दरेक लास्ट माइल व्यक्ति तक हेल्थ की सुविधा उपलब्ध हो, उसके लिए टेली कंसल्टेशन बहुत महत्वपूर्ण है और उसको हब और स्पोक के रूप में डेवलप किया है। यानी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो देश में 1,64,000 है, वो स्पोक के रूप में काम कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज और एम्स वो हब के रूप में काम कर रहा है। एवरेज एक टेली कंसल्टेशन एक पेशेंट पर 914 रुपये की बचत हुई है। आज तक 20 करोड़ से अधिक टेली कंसल्टेशन हुआ है। उसका मतलब ये हुआ कि 18,000 करोड़ से ज़्यादा बचत गरीब लोगों की जेब से हुई है।
कांग्रेस नेता द्वारा देश के विभाजनकारी शक्तियों जैसे बयान देने पर नेता सदन राज्यसभा पीयूष गोयल ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सदन में स्पष्ट करना चाहिए कि वे इन विभाजनकारी बयानों को क्यों दे रहे हैं। क्या वो उत्तर और दक्षिण को बांटना चाहते हैं? नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। देश को तोड़ने वाली सोच, मैं समझता हूं कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस पर स्पष्टीकरण करना चाहिए। क्या ये कांग्रेस पार्टी इस वक्तव्य के साथ अपने आप को जोड़ती है? क्या कांग्रेस की सोच में देश की एकता और अखंडता या देश का संविधान कोई मायने रखता है कि नहीं? क्या वो देश को उत्तर और दक्षिण भारत में बांटना चाहते हैं? ये कांग्रेस की सोच के बारे में मैं डिमांड करता हूं कि कांग्रेस के अध्यक्ष संसद में और पूरे देश के सामने स्पष्टीकरण करें। ये विभाजनकारी सोच कांग्रेस की कदापि भी देश स्वीकार नहीं करेगा। मैं घोर निंदा करता हूं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, उनकी सोच की, और माफी मांगता हूं कि कांग्रेस पार्टी माफी मांगे। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी देश विभाजन को लेकर कांग्रेस नेता के बयान पर सोनिया गांधी से कार्रवाई करने की मांग की। मैं सोनिया गांधी जी से मैं मांग करता हूं, वो माफी मांगना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। और बार बार मैं आपको यही आग्रह करता हूं, ये जो शपथ लिया है, शपथ का उल्लंघन हुआ है। इसके कारण शपथ का उल्लंघन है। जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर रचित संविधान के ऊपर हमने जो शपथ लेते हैं, उस शपथ का अपमान किया है। एक तरफ बाबा साहेब अंबेडकर का भी अपमान किया है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र संसद भवन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, देखें तो आज काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा का दिन, और इसके बीच ही मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर जिस तरह से कार्रवाई की बात भी हो रही है, मांग की है प्रहलाद जोशी ने। क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? कितनी देर में? तुरंत। शैलेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? हम जानते हैं कि आज राष्ट्रपति के भाषण, बिल्कुल राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा हो रही है। लोकसभा में हम देख रहे हैं कि एसपी बघेल जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो उस पर अपनी बात रख रहे हैं, किस तरह से मोदी सरकार ने तमाम कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है। इससे पहले हमने देखा कि प्रश्नकाल में लोकसभा में तमाम सवालों के जवाब दिए गए, राज्यसभा में प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ दोनों सदनों में जो कांग्रेस सांसद ने एक बयान दिया था, जिसमें दक्षिण भारत को लेकर जो उन्होंने कहा था, उस पर हम जानते हैं कि देश विभाजन की जो बात एक तरह से उन्होंने कही थी, उस पर दोनों सदनों में हमने देखा कि पीयूष गोयल जो नेता सदन है राज्यसभा के, उन्होंने इस मामले को उठाया, और प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री ने इस मामले को उठाया, और कांग्रेस पार्टी से सोनिया गांधी से माफ़ी की मांग की। और प्रहलाद जोशी ने तो यहाँ तक कहा कि एथिक्स कमेटी पर यह मामला भेजा जाना चाहिए, क्योंकि ये शपथ का भी उल्लंघन है और कांग्रेस सांसद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है, उस बारे में क्या जानकारी आप देंगे शैलेंद्र? ये देखिए, हिना गावित बीजेपी सांसद ने चर्चा की, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर शुरुआत की, और उन्हें तमाम जो उपलब्धियां रही हैं मोदी सरकार की, उसकी चर्चा की कि किस तरह से मोदी सरकार ने उल्लेखनीय काम किया है। और इसके साथ ही साथ पूर्व की जो सरकारें हैं, यूपीए सरकार या कांग्रेस पार्टी, उस पर निशाना भी हमने देखा कि एसपी बघेल जब अभी राष्ट्रपति के भाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं, उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण बातें कही हैं। चर्चा का जवाब अगले हफ्ते सोमवार को दिया जाना है। शैलेंद्र, आप नज़र बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रांची में सियासी गहमा गहमी के बीच जेएमएम उपाध्यक्ष चंपई सोरेन ने रांची के राजभवन में झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आपको बता दें, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के विधायक चंपई सोरेन को देर रात झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया है। चंपई सोरेन को अगले 10 दिन में बहुमत साबित करना होगा। इससे पहले सत्ताधारी विधायकों ने 2 बार राज्यपाल से मुलाकात की थी। 43 विधायकों के समर्थन पत्र के साथ सरकार बनाने का दावा किया गया। हालांकि हेमंत सोरेन का इस्तीफा होने के बाद से अगले 24 घंटे तक सूबे में कोई सीएम नहीं था। और झारखंड भाजपा के नेता प्रतुल शाहदेव ने राज्य के नवनियुक्त मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लेकर कहा है कि वे भले ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन राज्य का नियंत्रण सोरेन परिवार के हाथों में ही रहेगा।
जो हेमंत सोरेन के 4 वर्षों का काला अध्याय था झारखंड में, वो दोहराया नहीं जाए। जो लूट खसोट हुई थी खनिज संपदा की, आर्मी लैंड तक को लूट लिया था इस सरकार के, पिछले सरकार के कार्यकाल में, वो दोहराया नहीं जाए। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि चंपई सोरेन भले ही मुख्यमंत्री बन गए हों, सत्ता के तार तो सोरेन परिवार के पास ही पीछे से, पर्दे के पीछे से होंगे, और चंपई सोरेन इस प्रेशर को कितना झेल पाएंगे ये देखने वाली बात है। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद अब झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ डाली गई याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सोरेन से पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते। सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि ये मामला एक मुख्यमंत्री से संबंधित है जिसे गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि अदालतें सभी के लिए खुली हैं और उच्च न्यायालय संवैधानिक अदालत ही है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की स्पेशल बेंच ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हाईकोर्ट भी सुनवाई के लिए उतने ही सक्षम है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करने को कहा है। सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में प्रवर्तन निदेशालय पर उन्हें सुनियोजित साजिश के तहत गिरफ्तार करने का आरोप लगाया था। उधर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सोरेन के पाप का घड़ा फूट गया है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार में बड़ी पारदर्शिता के साथ काम होता है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी की सरकार है, ये बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करती है। और जो भी चोर होगा, पैसा हमने रख दिया क्या हेमंत सोरेन के यहाँ? 36 लाख रुपया हमने रख दिया क्या? 82 संपत्ति जो है बेनामी हमने रख दी क्या? ये हाईकोर्ट के जजमेंट में जो है, लोकपाल वाले जजमेंट में कहा है कि 82 संपत्ति है, तो आप जांच करिएगा ना, इनकम टैक्स में उसको दीजिएगा ना, उसको आप चुनाव आयोग में बताइएगा ना कि हम जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो इतनी मेरी संपत्ति है। तो इसलिए अब उनका पाप का घड़ा जो है फट गया है और इंडिया अलायंस के पास अब कोई मौका नहीं है दूसरा। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिवाकर रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा झटका ही नहीं दिया है बल्कि एक कड़ी टिप्पणी भी की है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, निश्चित तौर पर अभी जो ईडी ने रिमांड मांगा था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे, और वो फिलहाल अभी कल उनकी रात जो है वो होटवार की है जेल में कटी है। और राजभवन में आज ओथ समारोह अभी चल रहा था, नए मुख्यमंत्री का ओथ हो गया है और उनके साथ 2 अन्य मंत्रियों ने भी आज ओथ लिया है। तो आप देख सकते हैं कि राजभवन के सामने अभी भी यहाँ पर गहमा गहमी है और अभी से मुश्किल से 15 मिनट पहले यहाँ से जो नई सरकार है उसने ओथ लेकर यहाँ से निकली है और उसके बाद इनकी पहली कैबिनेट होगी। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर ये आ रही है कि ईडी को जो है 5 दिनों का हेमंत सोरेन का रिमांड मिला है और इस दौरान जो लगातार जो भ्रष्टाचार के आरोप हेमंत सोरेन पर लगते रहे थे और कई जो नेक्सस और कई लोग जो गिरफ्त में झारखंड में अब तक आए थे, और उसके बाद हेमंत सोरेन भी फिलहाल जेल में है और अब 5 दिनों तक ईडी उनसे रिमांड पर पूछताछ करेगी। और जो पिछली बार जो 8वें सम्मन के बाद उनसे जो पूछताछ हुई थी, उस पूछताछ के दौरान भी ईडी को कुछ न कुछ सबूत जरूर मिले थे। उसके बाद हेमंत सोरेन की 2 दिन पहले देर रात में गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद वो न्यायिक हिरासत में फिलहाल थे। जी बिल्कुल दिवाकर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब हाई कोर्ट है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट आने की क्या ज़रूरत है, पहले हाई कोर्ट जाया जाए और संवैधानिक अदालतें सबके लिए समान हैं, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। ये प्रश्न जो है किस तरह से खड़ा होता है? देखिए निश्चित तौर पर ये इसकी इस तरह का फटकार एक बार पहले भी हेमंत सोरेन को लग चुका है। जब ये लगातार ईडी का जो सम्मन जारी हो रहा था तो उसके खिलाफ इन्होंने पहले हाईकोर्ट में दाखिल किया था। जब हाईकोर्ट से इन्हें राहत नहीं मिला तो ये सुप्रीम कोर्ट गए थे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर इन्हें भेजा था कि आप हाईकोर्ट में जाइए, क्योंकि ये मामला हाईकोर्ट में आराम से सुना जा सकता है, तो आप वहां पर जाइए। और जब यहाँ पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो रातों रात क्रिमिनल रिट याचिका भी यहाँ पे दायर करते हैं। लेकिन जब चूंकि यहाँ इन्हें राहत नहीं मिलती हाईकोर्ट से तो ये सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। तो इस तरीके से जो लगातार इन पर जो दबाव की स्थिति है और ये जिस तरीके से घिरते और फंसते जा रहे हैं, उसके बाद कोर्ट का सहारा भी ले रहे हैं। लेकिन कोर्ट से इन्हें फिलहाल ना तो हाईकोर्ट से राहत मिली और ना ही आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। और ऐसे में अब ईडी को आज कोर्ट से 5 दिनों का रिमांड मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि हेमंत सोरेन पर जिस तरीके के संगीन आरोप लगे हैं और जो भ्रष्टाचार में उनकी संलिप्तता का मामला कथित तौर पर सामने आ रहा है, तो अब जब ईडी लगातार 5 दिनों तक उनसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी तो निश्चित जो ईडी को जो तलाश है या
जिस तरीके से ईडी को जो जानकारियां मिली है, जो पिछले जो गिरफ्तारियां करीब कई अन्य मामलों में झारखंड में 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों की गिरफ्तारियां हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं चाहे वो जमीन खरीद फरोख्त का मामला हो, चाहे अन्य कई और भी मामले हैं, माइनिंग लीज का मामला है, साहेबगंज में जो है कोयले के अवैध खनन का मामला है, तो तमाम जिस तरह के मामले लगातार इन पर लगे हैं, उसका अब ईडी अगले 5 दिनों में इंट्रोगेशन करेगी, पूछताछ करेगी, तो निश्चित न कुछ जो निकल कर सामने आएगा। तो लगता है कि हेमंत सोरेन की जो मुश्किलें हैं वो आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। बिल्कुल दिवाकर, और इन सभी मामलों को लेकर कहीं ना कहीं जो आत्मविश्वास है उसकी भी कमी या संशय दिखाई देता था। सीधा जो सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला था, हालांकि वहां से फटकार लगी। ये भी जानना चाहेंगे कि बीजेपी ने इस बारे में कहा है कि चाहे जो मुख्यमंत्री हैं वो बन गए हों चंपई सोरेन, लेकिन जो सत्ता का नियंत्रण है वो सोरेन परिवार के हाथों में ही रहेगा। किस तरह की राजनीतिक गहमा गहमी और उथल पुथल वहां देखी जा रही है? देखिए, लगातार जो हम कह रहे हैं ना कि पिछले 2 दिनों से जो झारखंड की स्थिति थी, वो लगातार राजनीतिक पारा यहाँ पर एकाएक बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ था। जितने विधायक हैं, क्योंकि इनको अभी भी इस बात का डर है कि इनके विधायक जो महागठबंधन के विधायक हैं वो एकजुट नहीं रह सकेंगे, क्योंकि लगातार जो परिवार से है वो एक विरोध के स्वर भी खुलकर सामने आ गए थे। सीता सोरेन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि अगला मुख्यमंत्री अगर कोई होगा हेमंत सोरेन के बाद तो वो सीता सोरेन होंगी। लेकिन तो अगर उनको विधायक दल का नेता जब चुना नहीं गया और चंपई सोरेन ने आज मुख्यमंत्री के पद के रूप में आज जब उन्होंने शपथ लिया, हालांकि सीता सोरेन वहां मौजूद थी, लेकिन उनके चेहरे के जो हाव भाव थे वो बता रहे थे कि कहीं ना कहीं वो मायूस है, नाराज है। और इसका जो हम कह सकते हैं असर आने वाले दिनों में, सरकार को 10 दिनों का समय दिया गया है अपना बहुमत साबित करने के लिए। और इस बीच खबर यह भी है कि जितने विधायक जिनको सर्किट हाउस में एक तरीके से 2 दिनों से रखा गया था, उन्हें हैदराबाद ले जाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि डर की जो स्थिति है, संशय की जो स्थिति है, वो लगातार बनी हुई है। और जो इनके सरकार को जो बहुमत साबित करने का जो समय दिया गया है, तो ये डर कहीं ना कहीं इन्हें सता रहा है कि वो विधायकों को कैसे एकजुट रख पाएंगे, क्योंकि झारखंड का इतिहास इस मामले में बहुत अच्छा नहीं रहा है कि विधायकों को एकजुट करने का मामला हो, चाहे कई अन्य भी मामले हैं, चाहे वो सांसदों के खरीद फरोख्त का मामला हो, विधायकों के खरीद फरोख्त का मामला, वो लगातार झारखंड में पहले से भी उठता रहा है। जी, आप नजर बनाए रखें दिवाकर। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ड्राफ्ट सौंपे जाने के बाद कहा कि हम सभी काफ़ी लंबे समय से ड्राफ्ट का इंतजार कर रहे थे और आज हमें ड्राफ्ट मिल गया है। हम इस मसौदे का परीक्षण करेंगे और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इसे आगामी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पारित होने के लिए रखेंगे। लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी कि ड्राफ्ट हमको मिले। कमेटी ने अपना काम किया, हमको आज ड्राफ्ट मिल गया है। हमने चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से ये वायदा किया था, संकल्प लिया था, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से, कि हम नई सरकार के गठन होते ही समान नागरिक संहिता के लिए कानून बनाने का काम करेंगे। और आज हमको ड्राफ्ट मिल गया है, हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा का सत्र आहूत है और इस ड्राफ्ट का परीक्षण करेंगे। इस ड्राफ्ट का परीक्षण करने के बाद जो भी जरूरी औपचारिकताएं हैं पूरा करके विधानसभा के सत्र में इस एक्ट को, इस ड्राफ्ट को रखेंगे। तो उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट मिल चुका है लंबे इंतजार के बाद, और समान नागरिक संहिता ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश होने के बाद 3 फरवरी को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर चर्चा करेगी और विधेयक को मंजूरी देगी। इसके बाद 5 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक को सदन पटल पर रखा जाएगा। 6 फरवरी को इसे सदन में लाए जाने की संभावना है। सदन से पारित होने के बाद इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये अधिनियम बन जाएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी लागू करने के लिए जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई थी। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री ने समिति का 3 बार कार्यकाल बढ़ाया। इस दौरान समिति ने ऑनलाइन और ऑफलाइन आधार पर जनता से यूसीसी को लेकर सुझाव आमंत्रित किए। विशेषज्ञ समिति ने उप समिति बनाकर समाज के विशिष्ट लोगों, समाज सेवियों, धार्मिक नेताओं, संतों और जागरूक नागरिकों के साथ भी चर्चा की और सुझाव लिए। समिति को करीब 2.5 लाख सुझाव प्राप्त हुए। समिति ने केंद्रीय विधि आयोग के साथ भी यूसीसी पर चर्चा की। इस मैराथन कवायद के बाद समिति ने अपना ड्राफ्ट तैयार किया।
तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ड्राफ्ट है वो उत्तराखंड को मिल गया है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो सभी के लिए समान अधिकार की ये बात करता है, समान कानूनों की बात करता है। हम आपको बताएंगे कि समान नागरिक संहिता में कैसे होंगे यूसीसी के प्रावधान। यूसीसी के लागू होने के बाद बहु विवाह पर रोक लग जाएगी। सभी के लिए समान अधिकार की बात है। लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल तय इसमें की जा सकती है। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को अपनी जानकारी देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अगर हम लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों की बात करते हैं तो उनके लिए पुलिस में रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी होगा, क्योंकि किसी भी तरह की समस्या ना आए, विवाह के बाद अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता हो सकती है। तो हम बता रहे हैं ये प्रावधान कैसे होंगे। प्रत्येक विवाह का संबंधित गांव कस्बे में पंजीकरण, बिना पंजीकरण के जो विवाह है वो अमान्य माना जाएगा, तो पंजीकरण इसमें अनिवार्य होगा। विवाह पंजीकरण नहीं कराने पर किसी भी सरकारी सुविधा से वंचित होना पड़ सकता है, तो कड़ाई भी इसमें होगी। जो ज़रूरी कानून है, मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार होगा और गोद लेने की प्रक्रिया जो है वो सरल होगी। ये समान अधिकारों की हम बात कर रहे हैं, विशेषकर महिलाओं की। लड़कियों को भी लड़कों के बराबर विरासत का अधिकार मिलेगा। तो ये यूजीसी के जो प्रावधान है वो कैसे होंगे हम बता रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के भीतर इद्दत जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके साथ ही पति और पत्नी दोनों को तलाक की प्रक्रियाओं तक समान पहुंच होगी, जब हम बराबरी के अधिकार की बात करते हैं तो। इसके साथ ही अन्य प्रावधानों की बात करें तो नौकरी पेशा बेटे की मृत्यु की स्थिति में बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी पत्नी पर होगी। पत्नी को मुआवजा मिलेगा और माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी इसमें पत्नी की होगी। और पति की मृत्यु की स्थिति में पत्नी के पुनर्विवाह पर उसे मिला हुआ मुआवजा माता पिता के साथ साझा किया जाएगा। अगर पति की मृत्यु हो गई है और पत्नी पुनर्विवाह कर लेती है तब ये स्थिति होगी। और यदि पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है और उसके माता पिता को कोई सहारा नहीं मिलता है तो उनकी देखरेख की जिम्मेदारी पति पर होगी। इसके साथ ही जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए संरक्षकता की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। साथ ही अन्य प्रावधानों की बात करें तो पति पत्नी के बीच विवाद के मामलों में बच्चों की कस्टडी उनके दादा दादी को दी जा सकती है। इसके साथ अगर हम और अन्य प्रावधानों की बात करते हैं तो बच्चों की संख्या पर सीमा निर्धारित करने सहित जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रावधान पेश किए जा सकते हैं। तो ये यूसीसी के प्रावधान हैं, वो कैसे हो सकते हैं वो हम बता रहे हैं। पूरा मसौदा महिला केंद्रित प्रावधानों पर केंद्रित हो सकता है। इसके साथ ही आदिवासियों को यूसीसी से छूट मिलने की संभावना है। तो ये यूसीसी के प्रावधान हैं जो हो सकते हैं और जो समान अधिकार है सबके लिए वो सुनिश्चित करना। और हम आपको बता दें कि अभी तक गोवा में ये लागू है और भारत के अलावा 125 देशों में ये लागू है। तो अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन और बड़ा कदम इसे कहा जा सकता है। इस पर और चर्चा के लिए हमारे साथ संजय के चड्ढा जी जुड़े हुए हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। संजय जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि यूसीसी की आवश्यकता किन वजहों से है और किस तरह से ये समान अधिकार देता है। रमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। 3-4 कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन बताना बहुत आवश्यक समझता हूं। आर्टिकल 44 में ये निहित है कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए सरकारों को प्रयत्न करने होंगे, पहली चीज। आर्टिकल 37 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसको हर सरकार को फॉलो करना चाहिए ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, उसमें लिखा गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अपनी पॉलिसी बनाते वक्त फॉलो करना है। तो इसलिए 44 की महत्ता दिखती है। अब मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने आयोटा ऑफ जजमेंट्स, शाहबानो से लेके सरला मुदगिल, और मैं गिनती अगर शुरू करूंगा तो वो रुकेगी नहीं, कई जजमेंट्स में सिर्फ एक ही बात कही है कि एक राष्ट्र एक कानून, एक मुल्क एक कानून होना चाहिए। तो उन परिस्थितियों में देखिए, सिविल क्रिमिनल लॉ हमारा सेम है हर पक्ष के लिए। सिविल लॉ में ये थोड़ी सी तरमीम की आवश्यकता है। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सिविल लॉ ब्रॉडली पूरे देश के हर व्यक्ति, हर नागरिक के लिए सेम है। सिविल लॉ कैसे, वो आपको अगर कोई रिकवरी करनी है, आपको कोई पैसे किसी से लेने हैं, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सूट फॉर रिकवरी डालना पड़ेगा या अन्य। तो सिर्फ 3 काउंट हैं, आपसे शादी से रिलेटेड,
डाइवोर्स वगैरह वगैरह से रिलेटेड कानून, आपकी इनहेरिटेंस और मेंटेनेंस से रिलेटेड कानून, आपका जो अडॉप्शन से रिलेटेड कानून है। तो ये 3 कानून हैं जिनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी नहीं है। हर व्यक्ति अपने धर्म के आधार पे सो पर्सनल लॉज हैं। तो कुछ देखिए क्या है कि ये अब कहने का मतलब ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मैंडेट दिया गया है। उस मैंडेट को अचीव करते करते अभी कितना समय हो गया मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। गोवा पहला राज्य था और उत्तरांचल मेरा अपना प्रदेश जहां से मैं बिलोंग करता हूं वो दूसरा राज्य है जिसने सक्सेसफुली इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को अडॉप्ट किया है। रमा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये लागू होना चाहिए, मैं भी उस विचार का हूं। लेकिन एक चीज जो इसमें भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस अगर किसी की हैं, किसी धर्म की हैं, तो उन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस को एग्जेम्प्ट किया जाएगा। अब उस हर कानून की एक्सेप्शन होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो इसमें शामिल है। बिल्कुल सही आपने कहा रमा जी, खासतौर से माइनॉरिटीज को, जो उनके लीडर्स और उनके जो सो कॉल्ड अधिकारों की रक्षा करने वाले लोग कहते हैं कि अब धार्मिक जो मुसलमानों की खास तौर से और ईसाइयों की और बाकी लोगों के अब धर्म में हस्तक्षेप होगा। मैं बड़े स्पष्ट रूप से और पुरजोर तरीके से ये बताना चाहता हूं, उनकी किसी भी एसेंशियल प्रैक्टिस में कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता कोई भी कानून। ये लॉ है। अब मैं आपको एक और बड़ी रोचक बात बताना चाहता हूं। तो ये डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। रोचक बात क्या है? रोचक बात ये है कि इसका इतना ही इफेक्ट हिंदू धर्म पे भी आने वाला है। हिंदूज के भी लॉज, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मेंटेनेंस एक्ट, इनहेरिटेंस एक्ट सारे चले जाएंगे। देखिए, अब हमको समय के हिसाब से मॉडर्न तो होना ही पड़ेगा। आप शुरू करिए, शुरू में तो सती प्रथा भी चलती थी। यही वो देश है जिसने सती प्रथा देखी है, उसको बैन किया गया। हमारा, मैं आज कलकत्ता से बात कर रहा हूं, इसी जगह से इस चीज की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल। संजय जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि समान अधिकारों के साथ साथ समान न्याय भी ये सुनिश्चित करता है। बिल्कुल आपने सही कहा। जो दबे हुए, कुचले हुए, आज हमारे देश की कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपने अधिकारों से वंचित हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लॉ के बेसिस पे। धिक्कार है ऐसे पर्सनल लॉ पर। मैं एक बड़े कटु शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन हाँ, किसी के भी, चाहे वो छोटे से छोटे क्षेत्र का व्यक्ति हो, नीचे दबे पायदान में सबसे नीचे व्यक्ति हो, हर एक के अधिकारों का उतना ही महत्व है जितना एक व्यक्ति जो कि सबसे ऊपर है। तो उन्हीं उद्देश्यों का पालन करते हुए ये मेरे को लगता है किया जा रहा है। अगर इसमें कोई त्रुटियां होंगी तो मैं आपको ये भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर कोई त्रुटि होगी तो उस त्रुटि को जुडिशियल स्क्रूटनी भी झेलनी पड़ेगी। तो किसी भी व्यक्ति को, खासतौर से क्योंकि इन अच्छे उदाहरणों को कई लोग पूरे रूप से भी पेश करते हैं, तो खासतौर से उन लोगों को मैं कहना चाह रहा हूं कि किसी भी संप्रदाय को, किसी भी व्यक्ति को डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लॉ समान है और आपके अधिकारों की रक्षा के लिए ही है। बिल्कुल। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक जो इसके आने में, क्योंकि एक लंबा इंतजार करना पड़ा है, किस तरह की दिक्कतें थी, किस तरह का दुष्प्रचार था और उन दुष्प्रचारों पर किस तरह का लगाम जो है वो लगता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, दिक्कतें, सबसे पहले मैं ये समझता हूं, थोड़ा फिर कटु बात बोलूंगा अवश्य, मुझे लगता है कि लैक ऑफ पॉलिटिकल विल था, नंबर 1। नंबर 2, दुष्प्रचारों की एक झड़ी सी थी। इससे कोई ऐसा बड़ा भारी कोई परिवर्तन भी नहीं आ जाने वाला, ये भी समझ लें आप। अच्छाई की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगर किसी दबे हुए कुचले व्यक्ति के अधिकारों का हम रखवाली करने वाले हैं तो ये तो अच्छाई है ना। किसी व्यक्ति, अगर मेरा कोई अधिकार है, उस पर कोई संशय या कोई उसमें कोई रोक नहीं आने वाली है किसी भी व्यक्ति के अधिकार में। तो ये एक बहुत अहम कदम है, मेरा ऐसा मानना है, जो इसलिए देर हुई क्योंकि कई लोग दुष्प्रचार कर रहे थे कि इससे जो है न जाने क्या लोगों को हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है सहर्ष सबको स्वीकार करना चाहिए। अपनी एक्सेप्शंस जो हैं, फिर मैं बार बार जोर से कहना चाह रहा हूं कि कोई अगर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है तो उसको सरकार कोई रोक नहीं सकती।
कोई भी सरकार नहीं रोक सकती। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण, मुझे लगता है कि पॉजिटिव स्टेप है, और मैं इसके लिए निश्चित तौर पे उत्तराखंड के सरकार को बधाई भी देना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया जी संजय जी तमाम जानकारी के लिए। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मंडपम में भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली परिवहन संपर्क प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 संपूर्ण परिवहन संपर्क और मोटर वाहन उद्योग मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा। एक्सपो में प्रदर्शनियां, सम्मेलन, क्रेता विक्रेता बैठकें, राज्य सत्र, सड़क सुरक्षा मंडप और गो कार्टिंग जैसे जन केंद्रित आकर्षण भी शामिल होंगे। 50 से अधिक देशों के 800 से अधिक प्रदर्शनी आयोजकों के साथ एक्सपो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों, स्थायी समाधानों और परिवहन की नई तकनीकों पर प्रकाश डालेगी। आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया AIC। लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट किया। उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। 605। बदलो बदलो, आदत बदलो। बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया AIC। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हरियाणा के फरीदाबाद में 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2024 का उद्घाटन करेंगी। इस मेले में हस्तशिल्प, हथकरघा और भारत की सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित किया जाएगा। मेले में लगभग 50 देश हिस्सा लेंगे। इन देशों में इथियोपिया, घाना, केन्या, नामीबिया, नाइजीरिया, युगांडा, जिम्बाब्वे, मॉरिशस, म्यांमार, नेपाल, रूस, श्रीलंका सहित अन्य शामिल हैं। ये मेला आम जनता के लिए 18 फरवरी तक खुला रहेगा। सूरजकुंड मेले में तंजानिया भागीदार राष्ट्र के रूप में भाग लेगा। गुजरात थीम राज्य है जो क्षेत्र के विभिन्न कला रूपों और हस्तशिल्प के माध्यम से अपनी अनूठी संस्कृति और समृद्ध विरासत का प्रदर्शन करेगा। पर्यटक सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक मेले का भ्रमण कर सकते हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल के रूप में सूरजकुंड मेला प्राधिकरण दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और सेवारत रक्षा कर्मियों और पूर्व सैनिकों को प्रवेश टिकटों पर 50% की छूट प्रदान करेगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का आज शाम को दीक्षांत समारोह है, जिसमें 2023-24 बैच के 800 से अधिक शोधार्थियों को डॉक्टरेट की डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कमल सिब्बल और कुलपति शांति श्री धुलिपुड़ी पंडित समारोह का नेतृत्व करेंगी। दीक्षांत समारोह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद सभागार में आयोजित किया जाएगा।
गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने आज 3,32,465 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसका अनुमानित परिव्यय 3.01 लाख करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 23.38% अधिक है। वित्त मंत्री ने आगामी वर्ष के लिए कर दरों को अपरिवर्तित रखने और कोई नया कर नहीं लगाने की घोषणा की। उन्होंने आदिम जनजातियों के व्यापक विकास के लिए मुख्यमंत्री आदिम जाति सर्वांगी उत्कर्ष योजना और निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक बसेरा योजना जैसी नई योजनाओं की घोषणा की। सरकार ने अगले 5 वर्षों में हरित विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री ने वर्ष 2030 तक राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को 42% तक बढ़ाने की भी घोषणा की। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र के मद्देनजर लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि लखनऊ में विधानसभा सत्र को लेकर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। लखनऊ में विधानसभा सत्र को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्थाएं कराई गई हैं वो यहाँ पर त्रिस्तरीय है, जो केवल सक्षम लोग ही यहाँ आने दिए जा रहे हैं और सभी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं और सदन 11 बजे आरंभ होगा, जिसमें माननीय राज्यपाल महोदया का अभिभाषण होगा और उसके बाद से जो विधायी कार्य हैं वो किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आज फ्राइडे प्रेयर भी है, नमाज का दिन है और पूरे प्रदेश में हम लोग लगातार पेट्रोलिंग इत्यादि करा रहे हैं और सभी धर्मगुरुओं से संपर्क किया गया है और पूरी तरीके से शांति पूरे प्रदेश में है और सभी वरिष्ठ अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं। शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज पेश होने के लिए 5वां समन जारी किया था, जिसे खारिज करते हुए केजरीवाल ने आज भी पेश होने से इनकार कर दिया। इससे पहले भेजे गए ईडी के समन को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बदले की कार्रवाई बता दिया था। इससे पहले ईडी ने 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री को समन भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। ईडी के लगातार समन जारी करने के बाद आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि ये सारी प्रक्रिया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए की जा रही है। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फिर से वो ईडी के सम्मन को ठुकरा दिए हैं, तो कानून को ना मानने वाला, समाज को संदेश देने वाला हमारे दिल्ली के बच्चों को क्या संदेश जा रहा है? जब जनता आकर के इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है तो उनको भी धमका रहे हैं। मुझे लगता है अगर भ्रष्टाचारी ही लोगों को धमकाने लगे, ऐसे अरविंद केजरीवाल को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे जैसे भी। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन के मद्देनजर आज दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। आप चंडीगढ़ में हुए महापौर पद के चुनाव में कथित धोखाधड़ी को लेकर भाजपा मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी। वहीं भाजपा ने कहा है कि उसके सदस्य अरविंद केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आप मुख्यालय के पास विरोध प्रदर्शन करेंगे। दोनों पार्टियों का मुख्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है और इनके बीच की दूरी 800 मीटर से भी कम है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उचित इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर द्वारा स्थापित एक गैर सरकारी संगठन के खिलाफ विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के कथित उल्लंघन का मामला दर्ज किया और आज इसके परिसरों की तलाशी ली। मंदर पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य थे और वे एनजीओ अमन बिरादरी के संस्थापक हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की शिकायत के बाद अमन बिरादरी पर विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कथित उल्लंघन को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इससे पहले सितंबर 2021 में प्रवर्तन निदेशालय ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंदिर से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की थी। ईडी के मुताबिक छापेमारी उनके आवास, कार्यालय और शहर में उनके द्वारा संचालित बाल गृह पर की गई। सितंबर 2021 में प्रवर्तन निदेशालय ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंदिर से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की थी। ईडी के मुताबिक छापेमारी उनके आवास, कार्यालय और शहर में उनके द्वारा संचालित बाल गृह पर की गई।
गृह मंत्रालय ने कथित विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम उल्लंघन के लिए हैस से सामाजिक कार्यकर्ता बने मंदर के अमन बिरादरी एनजीओ के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। यह केंद्रीय जांच ब्यूरो को भेजा गया। खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने आज अभिनेता से राजनेता बने के नेतृत्व वाली नाम थमिजार पार्टी के कई पदाधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी तिरुचि, तेनकासी, शिवगंगा और कोयम्बटूर जिलों में की जा रही है। बताया गया है कि ये छापेमारी चेन्नई हार्बर में ड्रग्स की तस्करी के आरोप में पकड़े गए एक शख्स से मिली जानकारी के आधार पर की जा रही है। और आगे बढ़ने से पहले मिड प्राइम में लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया AIC। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। सर्वेक्षण पोत संध्याक शनिवार को भारतीय नौसेना में शामिल होगा। इससे रणनीतिक जलमार्गों पर नौसेना के निगरानी तंत्र को और मजबूती मिलेगी। विशाखापट्टनम में आयोजित इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार और पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल राजेश पेंडारकर मौजूद रहेंगे। संध्याक को 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना को सौंपा गया था। ये गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण पोत में से पहला पोत है। ये पोत बंदरगाह तक पहुंचने वाले मार्गों का सर्वेक्षण करने, सुरक्षित नौवहन मार्गों का निर्धारण करने के साथ कई प्रकार के नौसैनिक अभियानों में भी शामिल होगा। 2 डीजल इंजनों द्वारा संचालित ये पोत 18 समुद्री मील से अधिक की गति प्राप्त करने में सक्षम है। 110 मीटर लंबा, 3400 टन वजनी और 80% स्वदेशी सामग्री के साथ निर्मित ये पोत आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती जहाज निर्माण क्षमता का प्रमाण है। यह अमृतकाल के अनुरूप विकसित भारत का अग्रदूत भी है। भारतीय वायुसेना 17 फरवरी को जैसलमेर में वायु शक्ति अभ्यास के दौरान अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। इस अभ्यास को लेकर भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल AP सिंह ने अपडेट दिया है। मालूम हो कि इस अभ्यास में 120 से अधिक विमानों का प्रदर्शन किया जाएगा। एयरफोर्स की ओर से जानकारी दी गई है कि राजस्थान के जैसलमेर में 17 फरवरी को वायु शक्ति अभ्यास में कुल 77 लड़ाकू विमान, 41 हेलीकॉप्टर, 5 परिवहन विमान और 12 मानव रहित प्लेटफॉर्म भाग लेंगे। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल AP सिंह ने कहा कि राफेल लड़ाकू जेट और प्रचंड हमले के हेलीकॉप्टर सहित सभी फ्रंटलाइन विमान वायु शक्ति अभ्यास में भाग लेंगे। हम अभ्यास में सेना की बंदूकें भी एयरलिफ्ट करेंगे। अभ्यास के दौरान सेना रुद्र हेलीकॉप्टर से हथियार दागेगी और सेना की अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर तोप को चिनूक हेलीकॉप्टर के नीचे लटकाकर प्रदर्शित किया जाएगा। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में राफेल की MICA मिसाइल और LCA तेजस से R-73 मिसाइलें दागी जाएंगी। राफेल लड़ाकू जेट और प्रचंड हमले के हेलीकॉप्टर सहित सभी फ्रंटलाइन विमान वायु शक्ति अभ्यास में भाग लेंगे। उप प्रमुख एयर मार्शल AP सिंह ने कहा कि राफेल लड़ाकू विमान, प्रचंड हेलीकॉप्टर पहली बार अभ्यास में हिस्सा लेंगे। सतह से हवा में मार करने वाली हथियार प्रणाली समर भी पहली बार अभ्यास में हिस्सा लेगी। आयुध गिराने की और उसको एक्यूरेटली गिराने की और जो क्षमता है हमारी एक दूसरे के साथ इंटरऑपरेबिलिटी, वो हम इसमें डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ये पहले तिलपत में होती थी, फिर बाद में 1989 में इसको पोखरण में, 89 के बाद इसको पोखरण में शिफ्ट कर दिया गया है। लास्ट ये पोखरण में 2019 में हुई थी एक्सरसाइज। उन्होंने ये भी बताया कि वायु शक्ति अभ्यास 1954 से चल रहा है और हम अभ्यास में लक्ष्य पर सटीक बमबारी करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। भारत में निर्मित LCA तेजस, प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर और ALH ध्रुव भाग लेंगे। 2 घंटे की अवधि में हम 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में लगभग 40 से 50 टन आयुध गिराएंगे। और सिस्टम्स हैं जो भारत में बने हुए हैं, जैसे तेजस, प्रचंड, ध्रुव, ये सब तो भाग लेंगे ही। उसके अलावा जितने भी हमारे अपने बाहर से खरीदे हुए या हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के बनाए हुए जहाज हैं, जैसे मिराज, सुखोइस, रफाल्स
और हॉक्स, ये सब भी पार्टिसिपेट करेंगे। इन सब में तकरीबन 100 जहाज एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ ने प्रौद्योगिकी विकास कोष के तहत ग्रीन propulsion विकसित करके अंतरिक्ष सुरक्षा प्रौद्योगिकी में बड़ी छलांग लगाई है। इस सिस्टम ने PSLV C-58 मिशन द्वारा लॉन्च किए गए पेलोड पर ऑर्बिट में कार्यक्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। एल्टीट्यूड कंट्रोल और माइक्रो सैटेलाइट को ऑर्बिट में रखने के लिए 1N क्लास ग्रीन मोनोप्रोपेलेंट थ्रस्टर नाम के इस प्रोजेक्ट को बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप बेलाट्रिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था। डीआरडीओ के मुताबिक रक्षा में आत्मनिर्भर पहल को बढ़ावा देने के लिए भारत प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना अंतरिक्ष क्षेत्र में डीप टेक नवाचारों का समर्थन कर रहा है। और आपको बता दें, जो अभी खबर प्राप्त हुई है, ज्ञानवापी मामले में बड़ी खबर है। ज्ञानवापी मामले में आज इलाहाबाद कोर्ट में सुनवाई पूरी, आज की सुनवाई पूरी हो गई है, ये बड़ी खबर आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूजा अर्चना पर रोक नहीं लगाई है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि कोई नुकसान या निर्माण नहीं होना चाहिए। तो आज की सुनवाई पूरी हो गई, जिसमें हाईकोर्ट से रोक नहीं लगने से तहखाने में जारी रहेगा दर्शन और पूजन। तो दर्शन और पूजन पर रोक नहीं लगी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई है, जिसमें दर्शन पूजन चलता रहेगा, पूजा अर्चना पर कोई रोक नहीं है। मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान ने पक्ष रखा, जिसमें हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने विरोध किया। अब मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को दोपहर 2 बजे होगी। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूजा अर्चना पर रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने यूपी सरकार को जगह संरक्षित करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि कोई नुकसान या निर्माण नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट से रोक नहीं लगने से तहखाने में दर्शन पूजन जारी रहेगा। अगली सुनवाई पर मुस्लिम पक्ष 17 जनवरी 2024 के आदेश को भी चुनौती देगा। जिला जज ने डीएम वाराणसी को इस आदेश से रिसीवर नियुक्त किया है। और हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। रामेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, सुनवाई पूरी हो गई और पूजा अर्चना पर कोई रोक नहीं लगी, क्या कुछ कहा हाई कोर्ट ने? देखिए, ज्ञानवापी में जो इंतजामिया कमेटी है वो हाई कोर्ट गई थी। हाई कोर्ट में उन्होंने कहा था कि जो व्यास है उसमें पूजा अर्चना को रोक लगा दी जाए। तो हाई कोर्ट ने पूरी सुनवाई पूरी कर ली आज की, लेकिन कोई रोक नहीं लगाई है। 6 जनवरी को पुनः सुनवाई करेगा हाई कोर्ट और 17 जनवरी को जो ऑर्डर है जिला जज का उसको चुनौती देगी इंतजामिया कमेटी। तो अभी तक की जो बड़ी खबर ये है कि उन्होंने रोक नहीं लगाई, यानी पूजा अर्चना उसी तरह कंटिन्यू जारी रहेगी। और डीएम से कहा कि इससे निर्माण एक कंस्ट्रक्शन वहाँ न किया जाए, IGT व्यवस्था रखी जाए। तो हाई कोर्ट ने 2 मुख्य बातें की और 6 जनवरी को इसकी अगली सुनवाई तय की है कि 6 जनवरी को अगली सुनवाई करेंगे। जो स्टेट से उनको राय मांगनी है वो उनको नोटिस इशू किया गया है, यानी सारे पक्षों से जो राय आएगी उसके बाद 6 जनवरी को इस पर अगली सुनवाई की जाएगी। बिल्कुल, आपसे रामेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में जब ये बहस चली तो दोनों पक्षों की तरफ से क्या क्या दलीलें दी गई थी? देखिए, इंतजामिया कमेटी वर्कशिप एक्ट की बात करते हैं कि क्योंकि हमारा कानून जो वर्कशिप एक्ट है उसके अनुसार यहाँ पर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि 31 साल पहले जो मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तब उस पर रोक लगाई थी। इससे पहले पूजा अर्चना होती रही थी। तो वो आधार जो जिला जज ने आधार दिया है कि क्योंकि इसमें कोई अलग से कोर्ट का निर्णय नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का निर्णय था। निर्णय को चुनौती दी गई थी कि पूजा अर्चना की जानी चाहिए, तो उस पर उन्होंने निर्णय दिया। तो इंतजामिया कमेटी जो वर्कशिप एक्ट लेके जाती वो लगातार इसी जितना ज्ञानवापी का पूरा प्रकरण वर्कशिप एक्ट पे ही चलाती है। लेकिन वर्कशिप एक्ट को एक तरीके से नकार करके जो चीजें बदली गई हैं वो कोर्ट ने वर्कशिप एक्ट को स्वीकार नहीं किया है और ये लगातार तीन मुकदमों में इसी तरह से निर्णय आ रहे हैं। तो इंतजामिया कमेटी अपनी बात कहती है और वो बाद में हिंदू पक्ष अपनी बात कहता है कि साहब हमारा अधिकार है, लीगल राइट है और ये 1947 से पहले इन सब मामलों में मुकदमा चल रहा है, इसे वर्कशिप एक्ट इसमें नहीं लागू होता। क्योंकि इन्हीं मुद्दों पर जाकर के वो अटक जाता है और उसी आधार पर ये निर्णय आ रहे हैं। रमा, बिल्कुल, जिस तरह से हाई कोर्ट ने इस पर अभी फिलहाल जो फैसला दिया है उसके मुताबिक जो है दर्शन पूजन पर कोई रोक नहीं है, दर्शन पूजन लगातार चलता रहेगा। किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं रामेंद्र? देखिए, ये तो पहले दिन से ही रमा दर्शन पूजन के बाद लोगों में उत्साह है। जो हिंदू धर्म
पक्ष के लोग हैं वो उत्साह में। वकीलों का कहना है कि क्योंकि ये मुकेश पहले होना चाहिए, जो स्टेट गवर्नमेंट के आर्डर के कारण नहीं हो पा रहा था, तो वो लोग उत्साह में है। और मुस्लिम पक्ष में आज नमाज का दिन था बनारस में, तो हाई सिक्योरिटी टाइट कर दी गई। पूरे मुस्लिम पक्ष का एरिया वहाँ हाई सिक्योरिटी जोन बना दिया गया है, PRF लगा दी गई, PSC लगा दी, कोई ऐसी घटना ना हो उसको जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से तत्पर है। तो प्रतिक्रिया ठीक है, एक तरफ सकारात्मक है, एक तरफ नकारात्मक है, लेकिन दोनों तरफ से प्रतिक्रिया है। रमा, नजर बनाए रखिए। रामेंद्र, फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया AIC। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। वर्तमान समय में सेमीकंडक्टर मिशन, मोबाइल और IT हार्डवेयर के सामानों की लगातार मांग बढ़ रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अपने पेश किए गए अंतरिम बजट में इन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रोत्साहन देने का वादा किया। इसकी मदद से आम जनजीवन के जीवन स्तर में सुधार आएगा और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को भी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। भारत सरकार का पेश हुआ अंतरिम बजट सेमीकंडक्टर मिशन, मोबाइल और IT हार्डवेयर PLI योजना के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए सेमीकंडक्टर मिशन, मोबाइल और IT हार्डवेयर PLI योजना सहित विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कार्यक्रमों के लिए 15,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इसमें असेंबलिंग, परीक्षण और पैकेजिंग संयंत्रों के लिए 4,203 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन का प्रस्ताव है, जिससे गुजरात में माइक्रोन द्वारा स्थापित संयंत्र, फॉक्सकॉन और HCL के संयुक्त उद्यम द्वारा प्रस्तावित संयंत्र जैसे परियोजनाओं को लाभ होगा। प्रस्तावित आवंटन में कंपाउंड सेमीकंडक्टर और सेंसर संयंत्र स्थापित करने की परियोजनाएं शामिल हैं। भारत में सेमीकंडक्टर फैब या इलेक्ट्रॉनिक चिप प्लांट स्थापित करने के लिए 1500 करोड़ रुपए, मोहाली स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के लिए 900 करोड़ रुपए, डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कुल मिलाकर सेमीकंडक्टर परियोजना के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए 6,903 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा सरकार ने मोबाइल उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के आवंटन को 2023-24 के 4,489 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2024-25 में 6,125 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया है। सरकार ने IT हार्डवेयर PLI के लिए केवल 75 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव दिया है। इस क्षेत्र में 5 सालों में लगभग 17,000 करोड़ रुपए के कुल प्रोत्साहन का वादा किया गया है। सरकार ने सॉवरेन वेल्थ या पेंशन फंड द्वारा स्टार्टअप में किए गए निवेश के लिए कर प्रोत्साहन की अवधि को मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार द्वारा अब तक 1.17 लाख स्टार्टअप को मान्यता दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब
अब खबर खेल से जुड़ी। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट आज से विशाखापत्तनम में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 3 विकेट पर 206 रन बना लिए थे। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने पहले विकेट के लिए 40 रन जोड़े। रोहित 14 रन बनाकर शोएब बशीर की गेंद पर आउट हुए। शुभमन गिल अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए और 34 रन बनाकर आउट हुए। यशस्वी जायसवाल ने शतक लगाने में सफलता पाई। श्रेयस अय्यर 27 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय टीम में 3 परिवर्तन किए गए हैं। रजत पाटीदार, कुलदीप यादव और मुकेश कुमार को प्लेइंग 11 में जगह दी गई है। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।